नमस्कार बच्चों। फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का हम लोगों का डिस्कशन था, जिसको मैंने बोला था कि एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो मैकेनिक्स के बेसिक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था। काइनेमेटिक्स से लेकर के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एनर्जी मोमेंटम वाला जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग जो आगे का डिस्कशन है, आगे के 5 6 7 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के अंदर, उसको हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले पार्ट में ही ये बताया था कि जो ये पूरा हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन है, इसका मकसद ये नहीं है कि पूरा फिजिक्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे इन 4 5 घंटे में या 2 4 घंटे में। 5 6 घंटे में या इवन इन 50 आवर्स या उससे ज़्यादा भी, इतने कम टाइम में पूरे फिजिक्स को कोई नहीं रिवाइज कर सकता है। लेकिन जो हमारा एक क्विक रिवीजन है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है जिन लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन जिनके पास रिवीजन का टाइम कम है। तो एक बार वो अगर गो थ्रू करेंगे इस वीडियो से, दोनों पार्ट से, तो उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा उनके क्विक रिवीजन में। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग जो लास्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट पार्ट, उसको जो हमने उसमें हमने जहाँ पे जो फिनिश किया था, वो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उस वहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया था। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आप देखें इसको, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे फिजिक्स के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप आगे चल के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक बहुत ही फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन लॉ है, जो हर जगह आपको दिखेगा। ठीक है, और बाकी जेई के लिए और नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ही। तो ये इसमें क्या बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये बोला गया है कि अगर किसी भी किसी भी सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क क्या है, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क 0 है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा उस पॉइंट के अबाउट। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस पॉइंट के अबाउट, वो क्या होगा, वो आपका कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम जब हम अप्लाई करते हैं, तो एक चीज कभी नहीं भूलना है हमें कि जो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो आपका है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को हमें नहीं भूलना है और इसी को हमें अप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, नेट टॉर्क अगर 0 है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी उसी पॉइंट के अबाउट होगा। ठीक है, तो इसको जरा समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास क्या है, अ थीन सर्कुलर रिंग है, एक थीन सर्कुलर रिंग है,
थिन सर्कुलर रिंग, इसमें क्या बोला गया इस प्रॉब्लम में कि हमारे पास है अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो सर्कुलर रिंग है एक जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, और उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, r दिया है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब क्या बोल दिया गया कि टू पार्टिकल्स हैविंग मास स्मॉल m ईच आर नाउ अटैच्ड एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आपके पास क्या था, एक रिंग है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और उसके बाद क्या बोल दिया गया कि अब इस रिंग के दो जस्ट अपोजिट पॉइंट्स पर हमने क्या किया, स्मॉल m और स्मॉल m मास का पॉइंट मास जो है उसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है, उसको अटैच कर दिया गया। तो अब नया वाला जो एंगुलर मोमेंटम होगा, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग विल बी, नया वाला जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो नया वाला एंगुलर मोमेंटम अगर हमें बताना है तो ये हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहां से रिंग का एक्सिस जो पास कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रिंग पे कोई टॉर्क आ नहीं रहा है, उस पॉइंट के अबाउट नेट रिंग पर कोई टॉर्क आ नहीं रहा है। दोनों केस में जब हमने ये मास रखा और उससे पहले नेट टॉर्क क्या है, इस पॉइंट के अबाउट जीरो है। तो नेट टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए रिंग का मास क्या दिया गया है, m दिया गया है, रिंग रोटेट किससे कर रहा है, ओमेगा से कर रहा है। तो यानी कि अगर रिंग का एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग देखें, जो कि इनिशियल मोमेंटम जब ये दोनों पार्टिकल्स इसमें नहीं लगाए गए हैं, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें हम तो कितना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो कैपिटल एम रिंग का मास है और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें हम ओमेगा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम। बाद में मान लीजिए कि हमारा जो एंगुलर स्पीड है वो अब ओमेगा रह नहीं जाएगी, तो उसको मैं क्या मान लेता हूं, ओमेगा डैश। उसको मैंने क्या मान लिया, ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश जब मानेंगे तो अब नया वाला जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है, नया वाला जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही होने वाला है आई इंटू ओमेगा। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, एक तो रिंग वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो तो था ही, और उसमें आपका रिंग वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो ये दो पार्टिकल्स हैं आपके स्मॉल m मास के, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और नया वाला एंगुलर मोमेंटम अगर ओमेगा डैश है, तो हमारा जो नया वाला जो एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा डैश है, तो नया एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा, नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई नया वाला एंगुलर स्पीड, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहां से फाइनल और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर ओमेगा, और बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा डैश की। तो ओमेगा डैश की देखिए पहले यहां तो क्या है कि आर से आर हम क्या करेंगे, हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेकर। तो हमको क्या मिलेगा, केवल एम ओमेगा डिवाइडेड बाई
एम ओमेगा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का वो है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो इसके ये तो बेसिक लॉ है, ये बच्चे 9th में भी इसको पढ़ते हैं और 11th में तो है ही है, और सिमिलर जो है इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कूलम्स लॉ जो है वो मैथमेटिकली इसको मिमिक करता है, इस इक्वेशन को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये बताता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट मास है m1 और m2 और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच में जो दो मास कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। और ये जो इक्वेशन है केवल कब वैलिड है, केवल पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है ये। अगर पॉइंट मास नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूस अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हमें कॉन्टिन्यूस समेशन यानी कि इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करना पड़ता है निकालने के लिए। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चलते हैं। ये है हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसका हम लोग एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर इससे हर पेपर में चाहे जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, एकदम तय है। और बहुत आसान भी है, छोटी छोटी और सारी बातें हैं इसके इर्द गिर्द, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के इर्द गिर्द, जो अगर हमें पता है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एप्लीकेशन आता है तो हम वो प्रॉब्लम आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है उस पे ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम को आप जो हीट देंगे, किसी भी सिस्टम को आप जो हीट देंगे, उस सिस्टम जो आपने उस सिस्टम को हीट दे रखा है उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा देगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, सिस्टम वर्क डन करने में लगा देगा। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि जो आपने हीट दिया है सिस्टम को Q, उसका कुछ पार्ट क्या करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा देगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, सिस्टम वर्क डन करने में लगा देगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिस्टम को हीट देते ही हैं, कई बार हम सिस्टम से हीट क्या करेंगे, लेंगे भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ही, कई बार सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, घटाता भी है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम से जो वर्क डन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कई बार क्या होता है सिस्टम निगेटिव वर्क डन भी करता है। तो मैथमेटिकली अलजेब्रिक तरीके से देखें तो ये इक्वेशन हमेशा सही होगा। इसमें से कुछ हमेशा क्या होंगे, हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हों, हमेशा पॉजिटिव हों, या ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव हों और कुछ क्या हो, निगेटिव हो। और इसका कन्वेंशन क्या है, क्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं अगर ये क्या है, गिवन टू द सिस्टम है। अगर सिस्टम को आपने हीट दिया है तो ऐसे हीट को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं फिजिक्स में। और अगर सिस्टम से हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, अगर सिस्टम से हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, तो उस केस में जो हम लोग हीट लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और ये इसी तरह से डेल्टा यू के बारे में भी है। डेल्टा यू क्या है, अगर डेल्टा यू बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर डेल्टा यू क्या हो रहा है, डेल्टा यू नहीं, यू की बात करेंगे हम, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो उस केस में हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे डेल्टा यू को। और अगर इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, इसको इंटरनल एनर्जी में चेंज को निगेटिव लेंगे।
और वर्क डन के बारे में क्या है, वर्क डन के बारे में क्या है, वर्क डन भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है और या वर्क डन बाय सिस्टम निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हम लोग कब लेते हैं, वर्क डन को पॉजिटिव तब लेते हैं जब सिस्टम क्या कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है। और निगेटिव कब लेते हैं, जब सिस्टम सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, heat exchange in a thermodynamic process, that is equal to change in internal energy of the thermodynamic process, thermodynamic system plus work done by the thermodynamic system। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसका हम लोग जरा एक प्रॉब्लम इस पे देखते हैं, इस लॉ पे बेस्ड। ये इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है तो ये डायटॉमिक है, तो इसीलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये आप लोग जानते होंगे कि डायटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। अगर हम लोग वाइब्रेशनल वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस है और इसको कांस्टेंट प्रेशर पे क्या किया जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कैलविन में अगर देखेंगे तो 273 कैलविन होगा। तो यानी कि कोई ऑक्सीजन गैस है और कितना है, 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है और उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, ठीक है। कितने डिग्री टेम्परेचर से, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका रहा होगा, वहां के बाद उसको हीट कर रहे हैं। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट शुड बी सप्लाइड टू द गैस फॉर द टेम्परेचर टू बी डबल्ड। तो हम क्या करना चाहते हैं, ये जो 273 कैलविन है इसको हम बढ़ा के इसका करना चाहते हैं दोगुना, 2 टाइम्स ऑफ 273 हम करना चाहते हैं। और किस पे करना चाहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को हम क्या करना चाहते हैं, दोगुना करना चाहते हैं। और ये गैस ऐसा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ऑक्सीजन गैस है तो 5 है। इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल इसमें क्या है, यहाँ पे पहले ही लिखा है 1 मोल है। तो इसके लिए हमें हीट कितना सप्लाई करना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो अगर केवल हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, F/2 N R डेल्टा T। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। नंबर ऑफ मोल क्या है, 1, तो N की जगह 1 लिख लें चाहे ना लिखें। R और टेम्परेचर में चेंज कितना है, हम 273 से 2 टाइम्स ऑफ 273 कर रहे हैं, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज हो गया वो भी आपका 273 हो गया। तो ये जो हो गया हम लोगों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, अगर इस प्रोसेस में वर्क डन हम लोग अगर देखें, इस प्रोसेस में अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा हम करना चाहते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन कितना होता है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर वाला जो प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रोसेस, तो उसमें जो वर्क डन होता है NR डेल्टा T होता है। ये वर्क डन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है और R की वैल्यू तो R ही लेंगे, और ये जो टेम्परेचर में चेंज है ये कितना है, 273 है इंटू R। तो ये हमारा रहा वर्क डन। अब अगर मुझे क्या करना है, हीट एक्सचेंज निकालना है, तो हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है Q, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, इंटरनल एनर्जी में आपका चेंज है, हम लोगों ने देख लिया पहले ही, ये आपका कितना है 5/2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 273, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है। और वर्क डन कितना है, वर्क डन आपका है 273 आर। तो ये हो गया हमारा आंसर, हीट एक्सचेंज। अब इसको जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक पार्ट का आंसर हो गया हमारा, जिसमें क्या बोला गया था कि जब टेम्परेचर हम डबल करना चाहते हैं किस पर,
एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कितना गैस को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा वाला पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर सेम हीट जो है, इफ द सेम हीट इज सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। यानी ये बोला जा रहा है कि ये जो हीट है, अगर इतना ही हीट हम क्या करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम सप्लाई कर दें गैस को, तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो कितना हीट सप्लाई किया गया था, हीट जो सप्लाई हुआ था वो कितना हुआ था, 5/2 इंटू आर, 5/2 आर इंटू 273 प्लस आपका 273 आर, इतना हीट सप्लाई हुआ था। तो अब ये बोल रहा है कि अगर इतना हीट जो है हम अगर आइसोबारिक सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू अगर सप्लाई कर दें सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो उस केस में हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो पहले कितना हीट है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है वो कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है। ठीक है, ये हमारा वर्क हीट एक्सचेंज आया हुआ था। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इतना ही हीट अगर हम क्या करें, इतना ही हीट अगर हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर दें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होता है वो किसके बराबर होगा, अगर एकदम बेसिक से करें तो वो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अगर वॉल्यूम एक कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो हीट हमारा सप्लाई हो गया 5/2, 5/Q, 5/2 इंटू आर इंटू 273 प्लस 273 आर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 5/2 F/2 NR डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू 1 है, इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो अब यही आपसे पूछा गया है कि ये डेल्टा टी कितना होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधे सीधे हमारा जो टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हम सीधे इसको लाके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आर से आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5/2 इंटू 273 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर में चेंज। हमारा टेम्परेचर जो है इतने केल्विन से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया था, पहले तो ये बोला गया था कि 1 मोल गैस है और इसको हमने क्या दे दिया है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसका टेम्परेचर हम दोगुना कर रहे हैं। तो उस केस में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने यहाँ देख लिया, वर्क डन यहाँ हमने देख लिया। तो टोटल हीट सप्लाई कितना होगा ये हमारा आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया था इसी सवाल में, इस सवाल में ये बोला गया था कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट हमने सप्लाई किया है, अगर उतना ही हीट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हमने सप्लाई किया है, अगर उतना ही हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रोवाइड कर दें, तो उस केस में हम लोगों का जो हीट फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमने पहले चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से देख लिया था। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों का इतना आया, क्योंकि
हमारा जो भी हीट होगा सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन इज 0। और हीट सप्लाई हमारा इतना दिया हुआ था, और ये हमारा रहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर आ गया है। तो इतना टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर पॉजिटिव में आया, यानी कि इतना टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो फाइनल टेम्परेचर की बात हो रही है, जो पूछ रहा है हमसे, तो जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा टी फाइनल, टी फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा इतना टेम्परेचर बढ़ा है, तो शुरू शुरू में टेम्परेचर क्या था 273, तो उसमें हम लोगों का जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड एक जो लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो ये एक बेसिक लॉ है, ये कोई मैंने अभी ग्रेविटेशन वाली बात की। ठीक है, उसी तरह से ये भी एक बेसिक लॉ है। ठीक है, ये क्या बताता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी अगर R है, तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर के बराबर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। 1/4πε0 की वैल्यू आप सभी को जानते हैं कि 9×10⁹ SI यूनिट में होती है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो है ये एप्सिलॉन नॉट वगैरह जो है, इसको हम लोग परमिटिविटी या फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही दोनों चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे होते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो नेट जो फोर्स है उसमें चेंज आ जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा लॉ है, इसका कई सारा यूज है। ठीक है, तो जैसे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैथमेटिकली उसका भी फॉर्म क्या है, यही है, स्क्वायर इनवर्स लॉ की तरह। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको देखने का अगर आपको मन हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्ज Q ईच इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट चार्ज that will do this if placed at the center of the square। तो आपको क्या करना है, इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्ज Q ईच इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो आपके पास एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे Q चार चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे ये बोल रहा है कि बीच में हम लोग कितना चार्ज रख दें, बीच में यहाँ पे कितना चार्ज रख दें, ताकि हमारा जो जितने चार्ज हैं ये सब के सब क्या रहें, इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन अगर आपको करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर इसी को देखते हैं आप, चाहे चलिए इसको ले लेते हैं, तो ये वाला जो चार्ज होगा इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज होगा ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, अगर मान लीजिए कि मैं जो साइड है इस स्क्वायर का, अगर उसको मैंने ए मान लिया है, तो ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा वो लगाएगा KQ² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, Q1 Q2 की जगह Q है, और ये भी इधर फोर्स उतना ही लगाएगा, KQ² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और दोनों मिल करके जो फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स जो आएगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दैट्स वाई नेट फोर्स जो हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर √2 होगा। अब इतना ही फोर्स यहाँ जो सेंटर पे रखा हुआ हमारा चार्ज है, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज, वो भी इतना ही फोर्स लगाना चाहिए, और जस्ट क्या होना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में उसको लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये वाली जो दूरी देखें, तो ये जो दूरी आ जाएगी ये हमारी A/√2 आएगी, क्योंकि ये A है, ये भी A है, तो ये पूरा A/√2 होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो A/√2 होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ वाला जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए इधर खींचना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये जो है मैग्नीट्यूड वाइज जो भी हो, लेकिन नेचर वाइज क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा।
तो मान लीजिए कि उसका अगर मैग्नीट्यूड क्यू मान लें, तो वो इस क्यू पर कितना फोर्स लगाना चाहिए, जो इन दोनों के वजह से नेट फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर इस पर फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, जो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पे नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2, और इसके वजह से जो नेट फोर्स आ जाएगा वो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये दूरी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, के से के हमारा कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यहाँ पे के अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू मिला, यानी कि हमारी जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ये हमारे जो है सेंटर पे जो चार्ज होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए। तो यानी कि जो सेंटर पे चार्ज क्यू होना चाहिए, अगर उसको रियल में बात करें तो वो क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होना चाहिए, और वो चार्ज किस में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन है कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। तो ये क्या बोलता है, इसका ये कहना है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है यानी कि क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक लॉ है स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो, लेकिन इसका एप्लीकेशन वाइज देखेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल लॉ है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं, तो सीधे सीधे एक बार और देख लेते हैं क्या है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड लूप क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। ये है, इसमें क्या बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है जिसकी डेंसिटी क्या है, a uniform positive charge density rho exists throughout a spherical volume of radius r। तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर एंड इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों से ये बोला गया है कि हमारे पास एक आर रेडियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर रेडियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना दिया गया है, वो आर दिया गया है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया गया है, आर। तो ये बोल रहा है कि पहले तो ये बोल रहा था कि कोई बाहर एक पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग ये माने, एक हम लोग क्लोज सरफेस कंसीडर करें, और जो हमारा ये जो स्फेयर है इसी को सेंटर मानकर एक स्फेरिकल सरफेस अगर कंसीडर करें, तो सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए, अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होना चाहिए, यहाँ भी ई होना चाहिए, यहाँ भी ई होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और सिमेट्रिकली देखें तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अगर मैं इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालूं तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही है, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा इस क्लोज सरफेस से वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये टोटल फ्लक्स आएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज देखें हम लोग तो कितना होगा,
इसके यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 पाई को 4 पाई से अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कितनी मिल जाएगी? वो मिल जाएगी आपकी, और आर से अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, जो हमने ये बाहर का रेडियस स्फेयर लिया है, उसका रेडियस कोई जरूरी तो है नहीं कि इसी के बराबर होगा, उससे तो बड़ा ही होगा अगर इनफैक्ट बाहर है तो उसका रेडियस हम आर नहीं ले सकते हैं, उसका रेडियस हमें कुछ और लेना होगा। तो उसका रेडियस मान लीजिए कि मैंने स्मॉल आर मान लिया, उसका रेडियस मैंने क्या मान लिया? स्मॉल आर। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका पूरा एरिया हो गया और इसे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और तो यहाँ पे भी हमें आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर करना होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, ठीक है। किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जो कि स्फेयर के सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है। और इसमें एक दूसरा जो सवाल पूछा गया है, ये बोला गया है कि हमारा ये स्फेयर है, तो अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो पहले तो पूरा चार्ज भरा हुआ है इसमें, अब इसके अंदर हमारा पॉइंट, इसके अंदर जो है हमारा पॉइंट है, तो मान लीजिए कि वो पॉइंट हमारे सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है, वो स्मॉल आर की दूरी पर है हमारे सेंटर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सिमेट्रिकली यहाँ भी हम एक स्फेयर मान सकते हैं, स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, और सिमेट्रिकली यहाँ भी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड, और हमारा मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज रेडियली आउटवर्ड सारे के सारे होने चाहिए। तो अगर इस सरफेस से अगर टोटल फ्लक्स देखें तो क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी टोटल चार्ज इसके अंदर जो है वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? इसका जो भी वॉल्यूम है उसमें हमें रो से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर से एक ही बस आर बचेगा, और यहाँ पे ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, वो कितनी आ रही है? रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग क्विकली जिनका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि है आपका फैराडेज लॉ, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एम्पियर्स लॉ भी है, एम्पियर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में इसका यूज आता है, ठीक है। और जैसे गॉस लॉ है वैसे ही समझिए कि एम्पियर्स लॉ भी है। तो गॉस लॉ के थ्रू हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता कर रहे हैं, वैसे ही हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पता करते हैं। तो इसको भी जरा देख लेते हैं क्या है। एम्पियर्स लॉ क्या बताता है? एम्पियर्स लॉ ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज लूप है, अब लूप है तो क्लोज ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है क्लोज लूप है, ठीक है। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर इस लूप के अगर हर एक पॉइंट पर मैं जो ये आपका B डॉट dl जो क्वांटिटी है हमारा,
बी डॉट डी एल, ठीक है। तो लूप के हर एक पॉइंट पर जो ये बी डॉट डी एल वाली जो क्वांटिटी है, अगर इसको पूरे लूप पर हम जोड़ें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? वो आना चाहिए म्यू नॉट इंटू इस लूप के अंदर जो भी चार्ज, जो भी करंट पास कर रहा है, टोटल करंट, उतना मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यही हमारा क्या है? एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सिमेट्रिक सिचुएशन में निकालने के काम आता है, ठीक है। तो इसको जरा, इस पर एक सवाल देख लेते हैं, इस पर एक सवाल देखते हैं। हाँ, जैसे ये है, इसमें क्या बोला गया है? इस सवाल में आपसे ये बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता करना है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो कि बहुत फेमस, ठीक है, ये सवाल बहुत फेमस है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता करना है। तो हम लोग इसमें सीधे सीधे क्या करते हैं कि वायर से अगर आर दूरी पर कोई भी पॉइंट लें तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं एक सर्कुलर लूप ले लेता हूं जिसका दूरी, जिसके हर एक पॉइंट की दूरी फ्रॉम दी वायर आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए? आर ही बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में बी मानूं तो हर एक पॉइंट पर अगर बी डॉट डी एल की वैल्यू लूं और इसको इंटीग्रेट करूं पूरे लूप पर, तो क्या होना चाहिए? बी तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा इंटीग्रेशन केवल डीएल का आएगा, और डीएल 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 यानी कि पूरा ये लूप का लेंथ हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर, ये आ जाएगा ये वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या बोली गई है? किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट। तो अगर मान लीजिए कि मैं मान लूँ कि इस वायर में क्या है? आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इस वायर में आई करंट मानेंगे तो इस आई के जगह पे हमको रखना पड़ेगा ये स्मॉल आई, और उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर है तो उससे जो आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ है। तो ये तो सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन एम्पियर्स लॉ से बहुत अच्छे अच्छे मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करके। अब एक और है जो आखिरी है इंपॉर्टेंट लॉ है जहां तक हमें डिस्कस करना था, वो है आपका फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ क्या बोलता है? फैराडे लॉ ये बोलता है कि अगर क्या हो, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, कहने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो एक ईएमएफ क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए। तो फैराडे लॉ हालांकि ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई लूप है जिससे फ्लक्स जो पास कर रहा है, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फाई पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज का रेट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्या होता है? बराबर होता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ ऐसे जनरेट होता है ताकि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वो अपोज कर सके। तो इन शॉर्ट अगर बस बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू अ लूप, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, ठीक है। ईएमएफ यानी कि एक जो है करंट को प्रोपोगेट कराने वाला एक फोर्स, तो वो मैकेनिकल फोर्स नहीं है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, ठीक है। ये किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ? रेट ऑफ चेंज इन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस पर अगर हम एक सवाल देखें आसान सा, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है।
इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी लूप विद रेजिस्टेंस आर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल दिस। ठीक है, यानी कि एक लूप है हमारे पास और इस लूप का रेडियस कितना दिया गया है, आर दिया गया है, और इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना है, 80 टाउ माइनस टी है, ये है। तो आपको इसमें हीट कितना जनरेट होगा इस लूप में ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम मतलब ये जो टाउ टाइम है उस टाइम में हीट जनरेशन पूछ रहा है, यानी कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टाउ तक जो हीट जनरेट होगा वायर में वो बताना है। तो जब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन पता है तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी अगर हम फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी ए टाउ माइनस 2 a t। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। लेकिन हमारा जो ईएमएफ होता है उसके लिए क्या करना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी करना होता है। तो मैं अगर यहाँ माइनस करूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा ईएमएफ है। तो अगर ईएमएफ इतना है तो जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा जो 2 a t माइनस ए टाउ है इसी को हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से, यानी कि ईएमएफ को, वोल्टेज डिफरेंस को अगर हमने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो ये हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो जब ये हमारा करंट है तो हमसे हीट जनरेशन पूछा गया है, तो हीट जनरेशन क्या हो जाएगा, हीट जनरेशन हमारा होगा आई स्क्वायर आर डी टी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। 0 से टाउ में पूछा है तो 0 से टाउ में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जरा इसको कर लेते हैं हम लोग। इस तो हमारा जो h आ जाएगा वो हम कैसे निकाल लेंगे h, ये एक्सरसाइज हमें करना होगा। तो हमारा जो यहाँ पे आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और फिर r से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर करके क्या लिखूंगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर टी इंटू टाउ डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई है dt और इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन अगर इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, इंटीग्रेशन अगर इसका हम लोग देखें तो ये हमको मिल जाएगा आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, या डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोबारा लिखने की जगह। इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए स्क्वायर टाउ स्क्वायर टी प्लस, नहीं यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -4a स्क्वायर टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टाउ। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमारा लिमिट क्या है, 0 से लेकर टाउ तक। ठीक है, तो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे अब सीधे सीधे। अगर वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, ये 1/r है तो ये मिल जाएगा हमको 4a स्क्वायर टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए स्क्वायर टाउ टू द पावर 3 माइनस 4/3 ए स्क्वायर टाउ टू द पावर यहाँ पे
टाउ टी है तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा टी 4a² टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा 1/r रहेगा, ठीक है। तो ये जो मिला हमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा ये -2 होगा और ये क्या है, +1 है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4a² टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 -a² टाउ टू द पावर 3, ये माइनस में आंसर है, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली वी विल हैव a² टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे हमें 1/r नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, a² टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 1/r, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें हमारा a² टाउ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3r, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा हमारा आंसर है, ये बी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमारे आज के, जो छूटे हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और बाकी हमने जो कूलम्स लॉ देखा बेसिक, उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखा, एम्पियर्स लॉ भी मैंने आपको कुछ बताया, और फिर फाइनली हमने फैराडेज लॉ बताया। और उससे पहले जो पहला वीडियो था हम लोगों का, उसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट लॉ था मैकेनिक्स के अंदर, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये पूरा जो दोनों का दोनों वीडियो है, ये मिल करके जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के अंदर, उसको हमने क्विकली डिस्कशन करने का प्रयास किया है। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो जल्दी जल्दी आप जो है 2 से 4 घंटे में पूरा का पूरा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर, उसको कायदे से एक एक एग्जाम्पल के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। और भी अच्छे कंटेंट मैं देता रहूँगा आपको, ठीक है। मेहनत करके जो आपके परफॉर्मेंस को, आपके स्कोर को बढ़ाने वाला जो कंटेंट होगा वो मैं ट्राई करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।